जी जी जी। कैसे? बताइए सर। सबसे पहले तो मैं अगर मैं बोलूं अपने लिए तो मैं ये बोलूंगी कि ये कमी है कि मैं किसी भी काम को लेती हूँ या फिर उसे इतने परफेक्शन से करती हूँ कि मुझे खाना पीना तक भूल जाता है। इसके लिए मुझे पेरेंट लोगों से भी डांट पड़ती है। और मैं अपने काम को सर्वप्रथम या प्राथमिकता देती हूँ, बाकी चीजों को बाद में ही। मेरे लिए वो काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो मुझे दिया जाता है। सबसे बड़ी कमजोरी मेरी है कि मैं अपनी पर्सनल चीजों को उसमें उस काम के करते हुए मैं अपनी पर्सनल चीजें भी भूल जाती हूँ। क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा शरारत कर रहा है क्लास में तो उसको किस तरह समझाएंगे? ज्योति आप बताइए, आप आज नहीं बोल रहे। विक्की आप भी पार्टिसिपेट करो। यस ज्योति, सम नोटी बॉय। यस सर। अगर क्लास में नोटी बॉय है, अगर हम बात करें पीजीटी लेवल पे, अगर बच्चा कंटिन्यूअसली शरारत कर रहा है क्लास के अंदर, सबसे पहले हम उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम उसको क्लास से बाहर बोल सकते हैं कि आप इस तरह की शरारत कर रहे हैं तो ये क्लास में अलाउड नहीं है, मतलब ये डिसिप्लिन के आउट ऑफ कंट्रोल है, तो प्लीज आप ऐसा ना करिए। फिर भी अगर मान लो हमें कुछ ऐसा नोटिस हो रहा है कि बच्चा फिर भी ऐसी तरह की, हमें कुछ चीजें लग रहा है कि कंटिन्यूअसली शरारत कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे, समझाने के बावजूद भी सेम उसके अंदर वही चीजें हमें दिखने को मिल रही हैं, फिर हम प्रिंसिपल्स को जाके बोलेंगे। अगर प्रिंसिपल मैम और सर इस तरह की कुछ हमें एडवाइस देते हैं या फिर बच्चे को ही कुछ सुझाव देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, अगर मान लो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम उसके पेरेंट्स को ही बताएंगे कि बच्चा आपका इस तरह से शरारत कर रहा है। क्लास से बाहर इंदु भी कर मैम, सकते हैं मैं उस एक चीज बच्चे को? बोलना चाहूंगा मैं। करना चाहूंगी। इंदु क्लास से मैम बाहर भी कर सकते हैं उस बच्चे को? क्या बोले सर? जी, इंदु क्लास से मैम बाहर कर सकते मुझे हैं क्या इसमें उस जोड़ना। शरारती बच्चे को? नहीं सर, बच्चे को आप क्लास नहीं से सर, बाहर क्लास से बाहर तो हम नहीं करेंगे। शरारत है, अगर वो छोटी मोटी एक शरारत करता है तो कोई नहीं, हम उस पर ध्यान देंगे। बीच बीच में पढ़ाते हुए उस पर ही ध्यान देंगे। जो बच्चे ऐसी शरारत करते हैं हम उन पर निगरानी रखेंगे, उसके साथ में हम बिल्कुल पास में बिठाएंगे अपने, यानी कि जहाँ हम लोगों की जहाँ हम खड़े हुए हैं पास में जो बेंच है हम वहीं बिठाएंगे। उसकी जगह चेंज करवा, उसे जो भी उनके मित्र रहेंगे ऐसे बच्चों के, उनके मित्रों के साथ ना बिठाकर किसी अन्य बच्चों के साथ उनको बिठाएंगे। ऐसे भी उसकी शरारत कम की जा सकती है। और इंदु मैम मैं मैम से इसमें मुझे कुछ एक ऐड क्वेश्चन करना था। चाहूंगी। इंदु मैम से हाँ हाँ मैम सर, एक क्लास बताइए। में एक एक मिनट बच्चा मैम, है। आप ऐड कर लीजिएगा मैम। मुझे पूछना था मैम कि ये जो शरारत कर रहा है बच्चा, ये टीचर के भी दुष्परिणाम का प्रभाव हो सकता है कि टीचर का बिहेवियर वैसा हो तो वैसे भी वो शरारत कर सकता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि टीचर का बिहेवियर कुछ अलग होने के चलते बच्चे शरारत करने लगते हैं। क्लास में एक तो बच्चा ये है टीचर जो की कमी भी दर्शाता है। क्लास में एक बच्चा है जो आपके पढ़ाने के दौरान रुचि नहीं ले रहा है, तो आप उसमें रुचि कैसे पैदा करेंगे? सर हम इसका भी सबसे उत्तर पहले इस समय देखेंगे में कि देंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका ठीक है या फिर नहीं है, उसे समझ आ रहा है या नहीं। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हम अपनी टेक्निक को चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे, उसको पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा रुचिकर बनाएंगे कि वो उसमें रुचि लेके इन्वॉल्व हो और पढ़ने की कोशिश करे। आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं यस। रुचिकर बनाने के लिए। सर हर क्लास में क्या होता है, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो होता है बहुत जल्दी सीखता है, दूसरा बच्चा होता है थोड़ा मध्य गति से सीखता है, तीसरा है उससे भी कम गति से सीखता है। इसलिए हमें पढ़ाते समय एक ही शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करना है सर। हमें क्या करना है, हमारी जो शिक्षण विधियां है उसको बदलना है। जैसे यदि हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो उसको हम बच्चों से ही मंचन करवा सकते हैं। यदि हम जैसे कविता पढ़ा रहे हैं तो उसको हम सस्वर वाचन करवा, मतलब अपनी विधियों में हमें बदलाव लाना है। हर एक ही विधि से बच्चे को शिक्षा शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि बच्चा एक विधि से नहीं सीख पाएगा। इसलिए मेन है कि हमें शिक्षण शैलियों में विभिन्नता को महत्व देना है। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मेरा क्वेश्चन है कि सूफी कवि हैं, उनका भक्ति काल में योगदान किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने तो केवल प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है, तो इस तरह से भक्ति काल में उनका प्रेमाश्रयी सखा से कैसे संबंध हुआ मैम? हाँ मैडम, सूफी जो कवि हैं मोहम्मद जायसी का नाम इसमें आता है, उन्होंने पद्मावत लिखा है। लेकिन भक्ति कवि के भक्त काल के कवि के रूप में इसलिए गिना जाता है मैडम, क्योंकि उन्होंने जो प्रेमी प्रेमिका का जो वर्णन किया है, यहाँ जो प्रेमी है वो भक्त है और जो प्रेमिका है परमात्मा है, अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। मतलब इसमें रहस्यवाद भी छुपा हुआ है। उनका मेन मकसद यही था
की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहता है, और इसके लिए बीच में जितनी भी कठिनाइयां बाधा आती है, ये जैसे पद्मावत में ही देखिए कि राजा रत्नसेन को पद्मावती से मिलने के लिए बीच में जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना करता है और अंत में उनसे उनका मिलन होता है। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया कि भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए, उसे हार ना मानते हुए अगर वो आगे बढ़ता है तो आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन होता है, और वही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। Yes. धन्यवाद Ujjwal, you can ask question from Kiran also, library related. मेरा Yes, क्वेश्चन yes. सभी से है, जो हमारे ये पहलवान है जंतर मंतर पे बैठे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस चीजों को लेकर। मैं हमारे तरफ से यदि देश की बातों को लेकर सोचा जाए तो सर ये बहुत ही शर्मनाक बातें हैं कि यदि जो देश के हमारे युवा एथलेटिक्स कहे जा सकते हैं या युवा जो खिलाड़ी हैं सर, ऐसे परिस्थिति में है तो हमारे देश की परिस्थिति क्या होगी। और रह गई बात की राजनीतिक मुद्दे में न इसको लिया जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है सर उनके साथ इस चीजों पर। क्योंकि देखिए सर, जो चीजें लेकर अभी हाल ही में एक बच्चा वहां पे आया भी था कि वो एग्जाम देते हुए, आईएएस एग्जाम देते हुए, जो कि पास्को एक्ट के अंतर्गत आपको 24 घंटे में वो होना होता है, मतलब आपको गिरफ्तार किया जाना होता है। तो वो डायरेक्ट एग्जाम सेंटर से छोड़ के और यहाँ पहुंचा था। उसने कहा कि तो पास्को एक्ट का जो रूल है उसको चेंज कर दिया जाए या इसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये कहीं ना आपकी कहीं राय गलत क्या है है सर? आपकी राय बताओ, आप क्या करना चाहिए? सर मेरा राय है ये कि संविधान का जो है ना सर, पूर्ण रूप से हनन हो रहा है सर। मेरा एक सवाल है, क्या खेलों में राजनीति क्या सही है? नहीं सर, खेलों में राजनीति नहीं सही है, लेकिन हर जगह राजनीति को घुसाया जा रहा है सर। आप देख ही रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे खेल हो सर, सब जगह राजनीति की जा रही है। तो इससे परे हटकर हम लोग बात करें तो बहुत बेहद अच्छा रहेगा सर। इंडिया के अंदर क्या है कि सैकड़ों हजारों लोग बच्चों का कैरियर बनने से पहले ही खराब हो जाता है इस राजनीति के चक्कर में। जी जी सर। एक सवाल मेरा सभी से है। किरण मैम जो डीडीसी के बाद यूडीसी आया हुआ था, उसके बाद क्लोन क्लासिफिकेशन आया, फिर क्लोन क्लासिफिकेशन कैटलॉग आया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिएगा तुम्हें। डीडीसी से शुरू करें मैं। सर डीडीसी के बारे में नहीं बता सकते उतना, सर पर से समझ में नहीं आता। यूडीसी के बारे में बताइए मैम। You can ask सर कल question from Nisha also. She is a computer literate expert. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मॉर्निंग असेंबली कराते हैं उसमें हम अटेंशन स्टैंडर्डीज कराते हैं, तो हम अटेंशन में या स्टैंडर्डीज में प्रेयर को स्टार्ट करेंगे, किसमें करेंगे? अटेंशन में करेंगे, स्टैंडर्डीज में करेंगे प्रेयर। आई थिंक प्रेयर। बताइए बताइए। अटेंशन में करेंगे मैडम। सर अटेंशन में तो एकदम सावधान हो जाते हैं ना हम, अटेंशन में तो हिलना नहीं होता है। मैम सबसे पहले बच्चों को हम रेडी तैयार करेंगे, उसके बाद अटेंशन करेंगे उनको। सर अटेंशन करेंगे ठीक है, उसके बाद जब हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो मैं पूछी वो अटेंशन में स्टार्ट करेंगे या फिर स्टैंडर्डीज में करेंगे? नहीं मैम, पहले तो क्या होगा कि उनको स्टैंडर्डीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद प्रेयर के लिए रेडी करेंगे, और फिर रेडी करने के बाद में अटेंशन बोलेंगे, उसके बाद रेडी टू प्रेयर, और फिर प्रेयर बिगिन करेंगे। जी उज्जवल सर, किरण मैम मेरा क्वेश्चन। जी जी मैम बोलिए मैम। सर मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। ये कौन सा चैप्टर क्लियर कर लेना चाहिए, तो फिर उससे क्वेश्चन आप कर रहे हैं मुझसे कल। मैम मैं बेसिक तौर पर बताऊंगा कि आप स्कूल लाइब्रेरी का जो स्कूल लाइब्रेरी की जो स्कूल लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनिंग स्कूल लाइब्रेरी से भी की जाएगी आपसे, तो उसको आप बेहद अच्छे तरीके से थोड़ा तैयार रखें। और एक चीज और मैं किरण मैम, मुझे क्वेश्चन था कि ई ग्रंथालय जो केवीएस में यूज हो रहा है, ये बताइए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्या? सर जहाँ तक मुझे पता है कि ये ओपन सोर्सेस ही है, मैंने पढ़ा था। एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा मैम, ये बताइए यदि ये ओपन सोर्स है और ये वेब बेस्ड है मैम, और प्लस में बिना इंटरनेट का नहीं चलेगा मैम, ये भी इसमें बताया गया है, तो एक तरीके से बताइए कि जो हम लोग ये कहते हैं कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले या
पुस्तकें उपयोग के लिए है, जो कि 5 रूल है हमारे, तो क्या उसका हनन नहीं हो रहा है 5 रूल का? क्या सर इसमें इसका 5 रूल लागू होते हैं? सर इंटरनेट तो हर जगह, जैसे हर स्टेशन पे वाईफाई करके भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, और हर हाथ में आजकल मोबाइल लैपटॉप तो है सर। तो इसका हनन, इससे क्या होता है, इससे समय की बचत हमारी होगी, और इससे इसलिए इसका उपयोग सही है सर। मेरा ECC क्वेश्चन है हिंदी नहीं मैम, वालों से कि मेरा ECC के बारे में कोई कुछ बताएगा, क्या क्या होता चीज से? है ECC? नहीं सर, ECC के बारे में जानकारी नहीं सर, आप बताइए। अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये सर, ये 5 क्लास के तक के बच्चों के लिए आया है, निपुण भारत के रिकॉर्ड उसमें आया है सर। ओके। ये किरण मैम, और ये जो अभी जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ग्रंथालय में 4.0, इससे पहले कौन सा यूज होता था? 3.0 सर। किस बेस्ड पे मेरा आधारित था मैम? क्वेश्चन हिंदी वालों से है। हेलो, मेरा क्वेश्चन हिंदी वालों से है कि हिंदी पढ़ाने के लिए आईसीटी का उपयोग कैसे करेंगे? इसका हिंदू हेलो, मैम अच्छा आंसर देंगी, बताइए मैम। हिंदू मैम। हाँ मैडम, हिंदी पढ़ाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग विभिन्न रूपों से कर सकते हैं मैडम। जहाँ पर हम बच्चों को नहीं ले, देखिए हर जगह तो हम बच्चे को नहीं ले जा सकते हैं, तो उस समय आईसीटी हमारे बहुत ही उपयोगी है। इतिहास से संबंधित कुछ ऐसा चीज हम पढ़ा रहे हैं मैडम, जहाँ बच्चों को दिखा सकते हैं, महल के बारे में दिखा सकते हैं, जैसे संसद भवन के बारे में दिखा सकते हैं, हम लाल किला दिखा सकते हैं, ताजमहल दिखा सकते हैं, तो बच्चा उस चीज को देखेगा तो बहुत अच्छे से समझेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि हम हिंदी में कोई ऐसी कविता पढ़ा रहे हैं जो प्रकृति से संबंधित है, तो प्रकृति से संबंधित कविता को पढ़ाने के लिए हम बच्चों को जंगल का चित्र, मतलब जंगल का चित्र उसमें दिखा सकते हैं, बहते हुए झरने दिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, पेड़ पौधे दिखा सकते हैं। और उस माध्यम से, जैसे मान लीजिए अगर हम पेड़ के बारे में कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को उसमें पेड़ को दिखाकर उसके विभिन्न भागों को बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं, कविता में जोड़ते हुए उसको। तो इस तरह से हम G20 का लोगो क्या है मैम? या लेखक के बारे में जब हम बता रहे हैं, तो अगर उनके इमेज दिखा दिए जाए, फिर हम अगर बताते हैं उनके बारे में, तो जो ज्ञान होगा स्थायी होगा उनके दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है मैम? फर्स्ट 100 एडिशन कहाँ पर लॉन्च हुआ? मीटिंग में, निशा मैम? जी मैम, सॉरी। G20 का लोगो क्या है, और उसका फर्स्ट मीटिंग और 100 मीटिंग कहाँ हुआ है? मैम G20 का लोगो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर। वो तो और थीम है, मैम, वो तो मैम थीम है। इसमें जो कमल है, और इसमें गांधी लोगों जी की का बात कर रही है चरखा भी मैम, है। लोगों की बात कर कमल रही और है, गांधी जी लोगों का की बात कर चरखा। रही है निशा मैम। जी लोगो बताइए ना निशा मैम। जी जी, लोगो कमल है, G20 का लोगो कमल है मैम। और किरण मैम आगे बता दीजिए, फर्स्ट और 100 बोल रही थी आप ना, वो बताइए आप, निशा मैम नहीं बताइए। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ था मैम लखनऊ यूपी में, और 100 हुआ है यूपी में ही, वाराणसी में, इसलिए मैंने निशा आपसे मैम से क्वेश्चन था, इसकी 100 मीटिंग हो जो चुकी कंप्यूटर है, वाली मैम है। 2 मीटिंग हो यस चुकी है इसकी। यस मैम, G20 की 100 मीटिंग हो चुकी है। हो चुकी है मैम वाराणसी में। कंप्यूटर वाली मैम जो निशा मैम है, उनसे क्वेश्चन था मैम। मैम इसी से एक सवाल है कि इसको रिप्रेजेंट किसने किया था? जैसे अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अमिताभ कांत। हाँ, रजनी मैम, फिजिकल एजुकेशन से हैं। खेल मंत्री कौन है इस टाइम भारत का? धर्मेंद्र प्रधान। हाँ जी, धर्मेंद्र। इतना बवाल चल रहा है, खेल इतना मंत्री, बवाल खेल चल रहा है मंत्री। सब के लिए। मैम खेल मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री वो तो है। रजनी मैम, खेल मंत्री। सर बताती हूँ, सर दिमाग से निकल गया। अनुराग सर ठाकुर। फिजिकल एजुकेशन से एक सवाल है, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान में फिजिकल एजुकेशन का क्या प्रावधान है? यस मैम। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत में फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या बोला गया है? स्वस्थ
समस्त बच्चे समस्त अभियान में यही बोला गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, और जो हमारे जो खेल है उनका जो प्रकरण है वो भी बढ़ता रहेगा। मैं सेकेंडरी लेवल ज्योति मैम, आप कॉमर्स स्टूडेंट है मैम। मेरा हाँ जी क्वेश्चन था सर। मैम कि एक लड़का आता है आपको और बोलता है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी नहीं है, तो उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए आप उसे क्या बताएंगे? सर उसको खुद को सुधारने के लिए, जिस बच्चे के नहीं लेवल, नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स के लिए? उसके पेरेंट्स के लिए, आप वो खुद सजेस्ट करेगा, उसके पेरेंट्स के लिए बताइए। ओके सर जैसे मान लो बच्चा वर्किंग है, जैसे मान लो बच्चा स्कूल में आ रहा है, वो गवर्नमेंट स्कूल है। आज के दिन तो क्या हो रहा है सर, जैसे मान लो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हम काफी सारी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं हम, कुछ अलग से जैसे मान लो कंटेंट क्रिएटर का वर्क कर सकते हैं, कुछ हम फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, वहां से हम अर्न कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तब उनके लिए कुछ अलग वर्क हो सकते हैं, जैसे मान लो कुछ हम इनके लिए ब्लू कॉलर जॉब बोल सकते हैं, वो इन जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो बच्चा क्या है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ स्कूल के अंदर भी पॉलिसीज होती हैं कि अगर मान लो बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनकी जो फीस पे बैक करी जाती है, कुछ मैनेजमेंट के द्वारा कुछ परसेंटेज फीस पे कर दी जाती है। लेकिन अगर वो ऐसी पॉलिसी अगर स्कूल के अंदर नहीं है, तो अगर मान लो मेरी कंडीशन सही है तो मैं कोशिश करूंगी बच्चे की एटलीस्ट जो भी बुक से रिलेटेड और जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी उसकी फैसिलिटीज हैं, मैं ट्राई करूंगी उनको पूरा करने के लिए। एक क्रॉस क्वेश्चन है मैम इस पे, आप अभी बात की थी फ्रीलांसिंग की, क्या बिगिनर के लिए सही है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही है। इससे जैसे मान लो आपकी जो नॉलेज है डेफिनेटली इनहांस होती है। जैसे मान लो आप किसी फील्ड में, जैसे आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा वर्क कर सकती हूँ, यू कैन सर्च जॉब, गूगल से आप सर्च करोगे, फिर वहां पे आपसे जो भी उससे रिलेटेड जॉब वहां पे आ जाएंगी, फिर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो आपका टाइम है वो आपका सेव हो सकता है। किस तरह से, जैसे मान लो आपको कंटिन्यूसली वर्क ही नहीं करना पड़ता, जब आप फ्री होते हो जब आप उसका वर्क कर सकते हो। उज्जवल सर ये डीडीसी छोटी लाइब्रेरी के लिए कैसे उपयुक्त है सर, थोड़ा बताइए। डीडीसी मैम छोटी लाइब्रेरी के लिए बात कर रही है ना, तो जैसे सबसे पहले डीडीसी की यूनिक बात थी मैम कि पुस्तकों को सब्जेक्ट वाइज सजाना। जैसे 00 में हमने लिया था जनरल, जो नॉलेज है, जनरल जो चीजें होती है उनको मैंने लिया था। 002 में हमने फिलोसफी के लिया था। तो इस तरीके से पुस्तकों को अच्छे से सजाया जा सके, कैटलॉगिंग की जा सके, इसलिए बहुत उपयोगी है मैम। तो वो तो बड़ी लाइब्रेरी में भी उसी तरह अरेंजमेंट हो, तो फिर छोटी लाइब्रेरी के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है? छोटी लाइब्रेरी के लिए भी ऐसे उपयोगी हो सकती है मैम। यदि आपको जानकारी हो तो बताएं मैम, थोड़ा सा विशेष। नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं मैम, छोटी आधुनिक लाइब्रेरी काल का सामान्य वर्गीकरण क्या होगा, जैसे कि शुक्ल जी ने अलग दिया है या फिर बच्चन सिंह ने अलग दिया है, नागेंद्र जी ने अलग दिया है, तो आधुनिक काल का सर्वमान्य वर्गीकरण क्या होगा? वंदना मैम आप ऑडिबल नहीं हो। आधुनिक काल का सर्वमान्य वर्गीकरण मैम इसी को मानेंगे, जैसे कि जो भारतेंदु युग है, आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले भारतेंदु युग आता, फिर द्वैध युग आता, फिर उसके बाद छायावाद, फिर प्रगति, फिर प्रयोग, फिर नई कविता। मैम यही सर्वमान्य मत है। वो बात अलग है, वो क्वेश्चन को डिपेंड करता है कि अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइए। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछते हैं तो भारतेंदु युग को नवोत्थान कहा है, और द्वितीय नवोत्थान कहा वरना द्वैध युग को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलग, वो ऐसे पूछते हैं कि आप आधुनिक युग का समय सीमा, या फिर आधुनिक युग की समय सीमा, या फिर कितने भागों में बांटा गया है, तो यही बताएंगे मैम। ये उपचारात्मक किसी के मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बताना पड़ेगा। मैम, ये उपचारात्मक मूल्यांकन किन बच्चों के लिए उपयोग में लिया जाता है? सर बच्चों के पहले तो हम कमी को पहचानते हैं, और ये हर बच्चे के लिए उपयोगी है सर, चाहे वो बच्चा होशियार हो, चाहे मध्य सीखने वाला हो, चाहे धीमी गति से सीखने वाला हो, क्योंकि कमी तो हर किसी के में हो सकती है। तो उपचार, हम जहां पर भी बच्चों को सीखने में कमी आई है उस कमी को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। जो पहली बार में जो बच्चे पूरी तरह सीख चुके हैं उनके लिए थोड़ी ना होगा मैम ये। ना, अगर सीख चुके, मैं यहाँ बोली हाँ। सर कि जहाँ सीखने में कमी आ गई है, जी। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसका हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसे किसी पाठ को ही हम समझाते हैं पूरा। जैसे मान लीजिए हम कोई पाठ आए तो पूरा पाठ नहीं पढ़ाएंगे दोबारा, जिस प्रश्न में उसे दिक्कत है या जिस वाक्य में दिक्कत है, हम सिर्फ उसी का ही वहां पर अर्थ बताएंगे, या जो भी हमें एक्सप्लेन करा सिर्फ उसी पार्ट का ही करेंगे।
जी सर। उपचारात्मक मूल्यांकन के बाद में जैसे उसको स्टडी कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, जी। फिर उसके बाद भी मूल्यांकन का होता है क्या? अगर मूल्यांकन के Next. बाद क्या मूल्यांकन बोले सर, एक बार दोबारा बोलिए। मैम जैसे मूल्यांकन उपचारात्मक मूल्यांकन किया, उसके बाद में बच्चे को दोबारा से स्टडी किया, फिर उसके बाद में फिर अगली बार भी मूल्यांकन करना पड़ेगा क्या उसको? बिल्कुल सर, जब तक बच्चा ना सीखे तब तक आपको उसको सिखाना है, और जो आप सिखा रहे हो यही उपचारात्मक शिक्षण है। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब तक बच्चा नहीं सीखेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। और आपको पूरे क्लास को नहीं पढ़ाना है, आपको उन बच्चों को ही पढ़ाना है जिसको सीखने में कमी रह गई वहां पर। जी मैम। आपको दोबारा टॉपिक नहीं शुरू करना है सर। जी सर। मैम गोदान जी किसके सर। द्वारा लिखा गया? गोदान जी सर, मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। किरण मैम कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए मैम। क्या? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। सोल, कोहा, संजय, ये सब सर। नहीं मैम, सोल कैसे ओपन सोर्स डिफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर है मैम? डेकाथलॉन और सोल हेपेटलॉन। रजनी मैडम, यस सर। डिकाथलॉन और हेपेटलॉन में क्या अंतर होता है? डेकेथलॉन हम्म, सर, डेकेथलॉन में जो है चीजें मिलती हैं वो हमें ओरिजिनल चीजें मिलती हैं। उसमें मतलब कोई भी जो चीज देते हैं उसमें मतलब लिख के देते हैं वो जो कि अगर इतने टाइम से पहले वो चीजें अगर टूट जाती है, फूट जाती है, तो उसको वो रिटर्न देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो सर ओलंपिक में इवेंट होते हैं जो 2 दिन में होते हैं, डेकाथलॉन और हेपेटलॉन, उसके बारे में अच्छा, बताएं। मुझे लगा डेकेथलॉन वैसे पूछ रहे हैं आप। हेलो मैम, ये मैं पूछ रही हूँ कि जो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार तो होती है, उसके अलावा कौन किस किस के अनुसार होती है? क्रिया को कितने प्रकार में बांटा गया है कर्म के अलावा? कर्म के अलावा मैडम रचना की दृष्टि से भी बांटा गया है 5 भागों में। सरल सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, प्रेरणार्थक। क्रिया क्रिया हाँ, क्रिया ही मैडम सरल क्रिया जिसमें एक ही क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया जी। जिसमें 2 क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें जो करता है स्वयं काम ना करके दूसरे से काम करवाता है, नाम धातु क्रिया होती है जिसमें हम संज्ञा को ही क्रिया में प्रयोग करने लगते हैं, और एक है पूर्वकालिक क्रिया, मतलब एक क्रिया खत्म होती है उसके बाद दूसरी क्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। तो जो पहली वाली क्रिया उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से रचना के आधार पर 5 और उसके भेद है। मैम एक रचना के आधार पर हो गई, एक कर्म के आधार पर, दो ही प्रकार हैं क्रिया के। हाँ, एक कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर है मैडम, दो ही है मेरे जानकारी मैम में। ये तो काल के अनुसार भी मिलती है, काल के अनुसार भी क्रिया मिलती है। निशा मैडम को अगर पता हो तो इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने भी 2 ही तरह से पढ़ा है, कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण और रचना के आधार पर, जैसा कि मैम ने बताया कि कर्म के आधार पर 2 तरह से सकर्मक और अकर्मक, और 5 तरीके के जो इन्होंने बताया प्रयोग के आधार पर। निशा मैम, सर्च इंजन के बारे में बताइए। Nisha's voice is not coming. Otherwise, she really मैम, interested बोलिए। in participation. नहीं सर, अब आवाज आ रही है सर। चलिए मैडम, बहुत अच्छी बात है। सर्च इंजन के बारे में बताइए मैम। फिर कैमरा ऑन कर लीजिए मैडम, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर्च इंजन बताइए क्या क्या होते हैं। सबसे नीचे कैमरा है मैडम, उसको ऑन कर लीजिए। सर गूगल होता है, याहू, उबंटू, ये सब शायद सर्च इंजन ही है सर। यस यस यस, यू आर राइट। These are search जिसमें engines. आजकल जीपीटी चैट जीपीटी जो कि इस समय में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, ट्रेंड में भी चल रहा है, इसके बारे में भी जानना है सर। निशा सर मेरा अच्छा एक बता क्वेश्चन है। वो लॉन्च हुआ है। किरण मैम आप बोलिए ना, क्या बोले थे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे हम कोई भी गेम करा रहे हैं, जैसे स्विमिंग है, फुटबॉल है, उसके लिए जैसे स्विमिंग के लिए हमें स्विमिंग ड्रेस चाहिए होती है, फुटबॉल के लिए फुटबॉल शूज या फिर किट चाहिए होती है। तो अगर बच्चा मतलब बोल रहा है कि मैं इसको नहीं परचेज कर सकता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मैम वो RTE एक राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, KBS में ये रूल चल रहा है, उसमें 25% बच्चों को
फ्री में ये मतलब किट सारे किट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर उसके बाद वो बच्चा मतलब खरीद लेता है, उसके बाद उसको जो पैसे लगते हैं, अगर परचेजेस लिस्ट दिखाई जाए तो वो पैसे उसको पेरेंट्स को रिटर्न की जाती है। और खेल के लिए मैम प्राइमरी के लिए 5,000 और सेकेंड प्राइमरी के लिए 10,000 और सीनियर सेकेंडरी के लिए 25,000 सर खेल के लिए सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा दिया जाता है। मैम ये ईयरली मिलता है या फिर कैसे मिलता है? मैम ये ईयरली मिलता है। ठीक है मैम, थैंक यू। लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? सभी से क्वेश्चन है, लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? सर लीडरशिप में ये होगा कि सभी को साथ लेके चलना होगा और सभी के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए उनके बारे में लीडर को पता होनी चाहिए कि हर जो उसके ग्रुप में लोग हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या उनकी कमियां हैं, उनके बारे में ज्ञान हो और उसको लीडर को मतलब किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और कोई इसमें मेरा ऐड करना चाहिए? एक सवाल सभी से है। और कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे के साथ एक दूसरा बच्चा अटैचमेंट होता है, तो वो अपने स्कूल ना जाके उसी बच्चे के साथ स्कूल आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? सर स्कूल में तो दूसरे बच्चे को अलाउ ही नहीं रहता है आने को, नहीं, वो गेट से अटैचमेंट ही। है और आ गया गलती से, तो क्या करोगे? फिर तो सर उसके पेरेंट्स को फोन करके बुलाएंगे, क्योंकि बच्चा 8 घंटा नहीं रह पाएगा। वो बच्चे अपने भाई बहन के प्रेम में आ गया जरूर, मुश्किल से आधा घंटा ही रह पाएगा, उसके बाद वो बोर हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस चलेगी। तो हम उसके पेरेंट्स को फोन करेंगे सर, और उनको बताएंगे कि आपका बच्चा जो छोटा वाला बच्चा है वो स्कूल आ गया है और आप इसे आकर ले जाइए। सर 4.0 है ये ग्रंथालय लाइब्रेरी, जी उसके जी बाद उज्जवल सर जी 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 मैम। जैसे जी मैम बोलिए। 3.0 के बाद 4.0 जो आया है ई ग्रंथालय, उसके अलावे और हम क्या सोर्सेस लगा सकते हैं सर? मतलब वो तो चल रहा है केबीएस में सर लेकिन जी वॉइस जी जी हेलो, जी जी मैम बोलिए। जैसे 3.0 के बाद अभी 4.0 जो आया सर 2014 में, तो उसके जी बाद वो जो एक्सेस हो रहा है उसके बाद और सर क्या क्या यूज हो रहा है लाइब्रेरी में सर ई देखिए ई ग्रंथालय के ग्रंथालय जो अलावा? हमारे केवीएस में मैम जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो हमारा ई ग्रंथालय है। ई ग्रंथालय बेस्ड ही सारा कार्य हो रहा है केवीएस के अंतर्गत। तो ज्यादातर जिन लोगों से जो बातें हो रही है वो ई ग्रंथालय को लेकर हो रही है कि ज्यादातर ई ग्रंथालय। अब आपने बात की थी मैम एक सोल सॉफ्टवेयर की। सोल तो सॉफ्टवेयर फिर आपने कहा कि सोल सॉफ्टवेयर तो फिर हम इसमें क्यों यूज कर, इसका नाम क्यों लेते हैं सर? किसका? ये सोल का मैम या लिप्सस का या? संजय कोहा सोल, ये तो विश्वविद्यालय के लिए है ना सर? जी 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 मैम। मेरा तो इसका सभी से नाम हम इसलिए पर्सनल ले रहे हैं मैम क्योंकि लाइब्रेरी से रिलेटेड। सर ये लाइब्रेरी से लेकिन सर ये मोबाइल में खुलता नहीं है, पता नहीं चलता कि उसमें क्या क्या मतलब दिया गया है सर। ई ग्रंथालय में मैम। ये सर सर 4.0। कंप्यूटर साइंस आवाज आ रही है ग्रंथालय सर मोबाइल मेरा। में ई ग्रंथालय जो है मोबाइल में खुलता है मैम। और डेमो आप उसका डेमो जो कि डेमो से लॉगिन कर सकती है मैम। और आप इसमें जो कि बुक का एंट्री होता है या बुक जो भी हमारी आई कितनी बुक्स आई और बुक्स का क्लासिफिकेशन बनाना भी इसी में होता है। और आप लाइब्रेरी को अपडेट भी कर सकती हैं इसी के माध्यम से। बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे मैम जो कि और इसमें ही बुक का एंट्री किया जाता है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि बुक की एंट्री जितनी भी होती है ई ग्रंथालय के माध्यम से होती है। और जो लेन देन बुक का होता है वो सारे ई ग्रंथालय के माध्यम से होता है मैम। तो मैम मेरा सभी आईपी से क्वेश्चन है, मेरा आईपी एड्रेस पर्सनल के बारे में क्वेश्चन है। बताइए। मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि जैसे केवीएस में इंटरव्यू देने जाना तो डॉक्यूमेंट्स के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड लेके जाना है या नहीं? यस मैम। जी मैम, लेके जाना है। लेकर जाना है मैम। लेके जाना अच्छा है। मैम, लेकर जाना है जी जी। एडमिट कार्ड के यस सर। होंगे मैम? Isha, he is asking one question from आईपी you. एड्रेस के बारे में बताइए। सर आईपी एड्रेस जो होता है वो एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। और
जैसे कि और एग्जांपल बताइए मैम। दे सर। बोलिए मैम। नहीं बता पा रहे हैं सर। अरे सही बता रहे हैं मैम, आप बोलो बोलो। बोलिएगा तो ना, सही बोल रहे हैं, बोलिए तो सही बोल रहे हैं। वो पहले तो स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल टू आइडेंटिफाई योर डिवाइस अमंग बिलियंस ऑफ अदर। मतलब किसी एक आदमी का वो पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जैसे घर है तो घर का एक एड्रेस होता है, तो वैसे ब्यूटीफुल कोई स्माइल सिस्टम ऑल चला अराउंड। रहा है या नहीं, आंसर तो देते वैसे रहिए, अगर बाकी कोई लोग स्माइल रखिए अपने चेहरों पर। वैसे कोई लास्ट वैसे मोमेंट कोई में अगर आपके आप स्माइल्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, टाइम मुस्कुराते बढ़ा रहिए। दीजिए आप। आप कंटिन्यू